कि बांग्लादेश ज़िंदा नहीं है, उनको डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी ज़िंदा है। और उनकी आप डॉलर की करेंसी देखिए। अच्छा, फिर आपके जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं ना, वो दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। आप जब भी लोन लेते हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से, तो उसकी 50% जो आप लोन लेते हैं सर, अगर ईमानदार और मेहनती हुक्मरान हो तो 3 से 6 महीने के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो सकता है। और अगर नाअहल, नालायक और जाहिल किस्म के जो लोग हमारे पर मुसल्लत हैं और नहीं किया जा रहा। अब जो सरमायादारा निज़ाम है उसमें ये कहते हैं कि वसाइल जो है महदूद हैं, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। लेकिन कुरान पाक क्या मेगावाट हो जाएगी। जिन इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वहाँ 18 घंटे होगी, जिनमें 4 घंटे हो रही है वहाँ 8 घंटे होगी। मतलब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो लाइफ को सर्वाइव करने के चांसेस हमारे पास हैं। मतलब कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये एक बैड न्यूज़ अलग तरफ है, दूसरी तरफ ये एक अच्छी खबर भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल वॉइस और मैं हूं मुस्तफ़ा कामरान। नाज़रीन, एक सवाल जो आम तौर पर हर पाकिस्तानी के माइंड में इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाता है, बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उस सूरत में हमें किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लगा लें, वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान इस जो है वो अब डायरेक्शन में पहुँच चुका है कि पॉसिबिलिटी है खुदा न खास्ता कि ये दिवालिया हो जाए। और ये सवाल हमारे भी ज़हनों में है, आखिर दिवालिया होता क्या है, दिवालिया होने के बाद हम कैसे ख़ुद को दोबारा से क्या स्टेबल कर सकते हैं, या अगर एक दफ़ा मुल्क दिवालिया हो जाए तो बंदा ख़ुद को, अपने मुल्क को जो है वो स्टेबल नहीं कर सकता। इन सब के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक सीनियर एंकर पर्सन अली तलत चौधरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद से स्पेशली इस ट्रांसमिशन के लिए हमें टाइम दिया और लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले अली तलत चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप इस्लामाबाद से लाहौर आए ताकि लोगों को ये चीज़ जो है वो वेल कर बता सकें कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो क्या कहेंगे इस पर? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुस्तफ़ा कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाहौर में मदऊ किया। और आपका जो सवाल है कि बैंक डिफ़ॉल्ट होता गया है, अब ये नाजरीन को, कुछ लोगों को तो है आइडिया कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं और उसकी अक़सात हम 1, 3, 6 या 10 अक़सात पे कर देते हैं, उसके बाद 7वीं 8वीं हम नहीं पे कर पाते, तो बैंक क्या कानूनी कार्रवाई करता है। इसमें होता यह है कि वो नोटिफिकेशन भेजता है हमें, एक अक़सात का, दूसरी अक़सात का, तीसरी अक़सात में कोर्ट, हमारे पास कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर उसके ऊपर हम नेगोशिएशन। आप एक जनरल बात कर रहे हैं आवाम को समझाने के लिए कि अगर मैंने लोन लिया और लोन मैंने 2-3 अक़सात पे किए, उसके बाद 2-3 अक़सात मैंने शार्ट कर दी, तो उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ये आप सिर्फ एक नाज़रीन को जो है समझाना मतलब है, समझाना मतलब है। तो फिर कोर्ट आता है और हमारे असासा ज़ब्त कर लिए जाते हैं और मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं। फिर हम मिन्नत समाजत करके, रेफरेंस दे के हम दोबारा से उनको अक़सात देने की यकीन दहानी कराते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल ज़्यादा इंटरेस्ट से मुराद के मतलब अगर आप 3.5% दे रहे हैं या 4.5% दे रहे हैं या 14% दे रहे हैं, तो उसकी जगह 17-18 हो जाएगा और 3 की जगह 6-7% परसेंटेज हो जाएगी। इसी तरह जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें मैंने किसी बैंक से 1 लाख रुपये लोन लिया है और मैंने ये मुआहिदा तय किया है कि मैं 3,000 रुपये पर मंथ अक़सात दूँगा और 2 साल या 2.5 साल के अंदर जितने भी वो टाइम ड्यूरेशन होगा पूरा कर दूँगा। लेकिन 6-7 अक़सात के बाद मैं वो किस्त नहीं दे पाता, तो फिर क्या होगा कि बैंक जो है वो मेरे साजात ज़ब्त कर लेगा कानूनी कार्रवाई के बाद, और फिर जहाँ पर मैं 3,000 किस्त दे रहा था उसकी जगह मुझे 5,000 देनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें और उसके बाद आपको रीनेगोशिएशन करनी पड़ेगी। और जहाँ मैंने 1,30,000 रुपये लोन पे करना था, वहाँ मैं 1,50,000 पे करूँगा। ठीक है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि जिस तरह हमने वर्ल्ड बैंक, IMF से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया या किसी स्टेट से लोन लिया है, तो उसमें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस मुल्क के अंदर, फ़र्ज़ करें USA के अंदर हमारे साथ जाते हैं, UK के अंदर हमारे साथ जाते हैं, तो IMF और वर्ल्ड बैंक वहाँ की गवर्नमेंट को लेटर लिखेगा कि इस मुल्क ने हमारा इतना लोन पे करना है, वो लोन नहीं पे कर रहा, तो उनके साथ आप ज़ब्त करके अपने कानून के मुताबिक हमें आप पेमेंट कर दें। इस तरह का ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि उन मुल्कों को, जिन मुल्कों के साथ हमारी ट्रेड ज़्यादा होती है, तो IMF, वर्ल्ड बैंक जो भी है, उनको लेटर लिखेगा कि आपने ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, इन लोगों के साथ आपने ट्रेड नहीं करनी। मतलब आलमी सतह पे हमारी रैंकिंग भी डाउन हो जाती है, रैंकिंग डाउन हो जाएगी, हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, हमसे लोग बात नहीं करेंगे। जिस तरह कि हम माशरे के अंदर अगर हमारी जॉब चली जाए तो हमारे करीबी अजीज़ जो है हमसे बात करना छोड़ देते हैं कि यार कि हमसे पैसे ना मांग ले। इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही होता है। अब जब इंटरनेशनल, अब क्या होगा
कि पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका वाला हाल नहीं होगा, ये इस बात के लिए तो मैं प्रीटी श्योर हूँ। उसकी वजूहत ये हैं कि श्रीलंका का जो ज़्यादातर फूड जो है वो बाहर से आता था। हम 30 से 35% अपनी जो अजनास हैं, खाने पीने की खुराक है, वो हम बाहर से लेते हैं। अगर मतलब हमारी कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये एक बैड न्यूज़ अलग तरफ है, दूसरी तरफ ये एक अच्छी खबर भी है कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हालात इस वक्त श्रीलंका में है, हमें उन हालात को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही। अभी देखें, डॉलर 240 रुपये है, और जब ये डिफ़ॉल्ट की अनाउंसमेंट होती है तो डॉलर का जो रेट है वो 350 से 400 के करीब हो जाएगा। क्रैश कर जाएगा इतना डॉलर। डॉलर इतना चला जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो फ़र्ज़ करें पहले पाकिस्तान के अंदर 100 रुपये की एक चीज़ पड़ रही थी, तो वो 250 से ऊपर उसका रेट चला जाएगा। अब जो हम खाने पीने की अशिया लेते हैं वो 30 से 35% हम बाहर से लेते हैं, उनका रेट बढ़ जाएगा। अब उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमारी हुकूमत को क्या चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दी जाए, ताकि हमारे यहाँ खुराक की किल्लत पैदा ना हो। दूसरा, जो एनर्जी क्राइसिस आता है सबसे ज़्यादा, जो हमारी इंटरनल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की अपनी ज़ाती है, हाँ ज़ाती, उसको बढ़ा दिया जाए। फिर जो एनर्जी क्राइसिस आती हैं जिसकी वजह से आपकी मशीनरी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, बेरोज़गारी बढ़ जाती है, वो क्या है कि उसको अगर तरीके से टैकल कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो 70% बिजली जो है वो पानी बिजली से बनती है। अब 26,000 मेगावाट हमारी ज़रूरत है और 24,000 मेगावाट बिजली हमारी बन रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का क्रैश भी कर जाता है तो वो 24,000 की जगह 20,000 मेगावाट हो जाएगी। जिन इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वहाँ 18 घंटे होगी, जिनमें 4 घंटे हो रही है वहाँ 8 घंटे होगी। मतलब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो लाइफ को सर्वाइव करने के चांसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी हमारे पास चांसेस अवेलेबल हैं। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के अंदर लाखों नेमतें रखी हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब नाअहल लोग किसी मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं तो वो फिर किसी अजाब से कम नहीं होते। अब हमारे यहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब जो सरमायादारा निज़ाम है उसमें ये कहते हैं कि वसाइल जो है महदूद हैं, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। लेकिन कुरान पाक क्या कहता है कि इंसान की ख्वाहिशात महदूद हैं और अल्लाह पाक ने जो वसाइल और नेमतें दी हैं वो लामहदूद हैं। अब ये कंट्राडिक्शन है। अब हमारे ना तो जो मौलवी हैं ना उनको इस चीज़ की सूझबूझ है कि यार इस आयत को किस तरह से हमने अपने माशरे के अंदर ढाल के इसको इस्तेमाल करना है, और हमारे सियासतदान तो आपको पता ही है। अब इस अच्छा सर, आपने दो चीज़ें जो है वो वेल क्लियर कर दी। सबसे पहले कि आपका जो है, जो आप किसी कहते हैं बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया या आप कहते हैं कि दिवालिया निकल गया, ये क्या चीज़ होती है। दूसरी तरफ आपने बता दिया कि अगर दिवालिया हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बुरी खबर तो है, लेकिन इसके साथ अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान की ज़ाती प्रोडक्शन फूड की अपनी है और एनर्जी के हवाले से हम पन बिजली के ऊपर इन्हिसार करते हैं। अब एक चीज़ हमें जो है यहाँ पर हमारे नाज़रीन को और समझा दीजिएगा कि अगर इससे पहले कोई एग्जांपल ऐसी है कि कोई मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट किए हैं, किसी मुल्क ने बैंक डिफ़ॉल्ट किया है, अगर किया है तो वो दोबारा से कोई ऐसा सिनेरियो होता है, कोई चांस होता है कि हम उस डिफ़ॉल्ट से बाहर आ सकें, हमारा जो मुल्क है दोबारा से वो एक तरक्की की राह पर गामजन हो सके? जी, अभी क्या कहते हैं, ग्रीस हुआ था यूरोप के अंदर। अच्छा, ग्रीस बहुत बड़ा। हाँ जी, ग्रीस हुआ था। वेनेजुएला 2017 में हुआ था। वेनेजुएला भी हो चुका है। हाँ जी, वो भी हो चुका है, लेकिन अब वो सर्वाइव कर रहा है। इसके अलावा लेकिन सर इस वक्त ग्रीस को तो अगर देखा जाए तो उसकी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भाई उनके वो जो सियासतदानों थे उन्होंने अपनी ज़ात के लिए फैसले नहीं किए थे, उन्होंने मुल्क कौम के लिए फैसले किए थे। मतलब अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आप दोबारा से खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो चांसेस होते हैं कि आप जो है बैंक डिफ़ॉल्ट उससे निकल सकें। और सर अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर ये निकलने में कितना आप समझते हैं कि टाइम लग सकता है हमें? सर अगर ईमानदार और मेहनती हुक्मरान हो तो 3 से 6 महीने के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो सकता है। और अगर नाअहल, नालायक और जाहिल किस्म के जो लोग हमारे पर मुसल्लत हैं और यही बैठे रहे तो ये अगर 70 सालों में नहीं होना। क्योंकि जब हमारा पाकिस्तान का पहला जो है वो बजट बनाया गया था वो 10 करोड़ रुपये खसारे का बजट बनाया था। आज देख लें कितने हज़ार करोड़ रुपये खसारे का बजट बनाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? अपनी जेबें भरने के लिए। फिर आपके जो बिजली के मुआहदात हैं, वापडा के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मुआहदात हैं, आप कभी वो मुआहदे देख के पढ़ें, आप कहेंगे या तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए या जिन लोगों ने मुआहदे किए उनको मुझे मार देना चाहिए। वो तो मुल्क के ऊपर आप तो जुल्म कर रहे हैं। आपके लोग किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुआहदात ही आपके इतने उल्टे सीधे किए हुए हैं। अच्छा सर, आपने एक यहाँ पे एग्जांपल दी कि वेनेजुएला जो है वो भी बैंक डिफ़ॉल्ट हो चुका है और उसके बाद ग्रीस हो चुका है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। तो जब हो जाते हैं फिर खुद को स्टेबल करने के लिए कौन से इकदाम हमें उठाने चाहिए? कौन से इकदाम हमारी जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे उठाए जाते हैं? सबसे पहले तो यह है कि आपकी जो इंटरनल प्रोडक्शन है, जो चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी तादाद बढ़ा दी जाए, फिर आप एक्सपोर्ट करें। अब जब ये 3-4 मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए थे, जितनी पाबंदियाँ इनके ऊपर लगी थी ना, इससे 20 गुना ज़्यादा पाबंदियाँ ईरान के ऊपर हैं। और आज से नहीं है,
जब से इनकलाब आया ईरान उसके भी बाद- डिफॉल्ट हो चुका है ना पहले। ठीक है, ईरान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, बेसिकली वहाँ पे रेवोल्यूशन आया था। अच्छा। ठीक है, तो जो शाह ईरान था उसकी हुकूमत का तख्ता पलट के इमाम ख़ुमैनी और उनकी इनकलाबी टीम वहाँ आके बैठी और तब से पाबंदियाँ लगी हैं 1980 की दहाई से, और आज देखें वो सर्वाइव नहीं कर रहा। पाकिस्तान से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है ईरान के लोगों का, पाकिस्तान से अच्छा खाना पीना और जो उनकी प्रोडक्शन है वो A1 क्वालिटी की है। उनका जो रेलवे सिस्टम है हमारे PIE से 200 दर्जे बेहतर है। रेलवे सिस्टम उनका जो रेलवे सिस्टम है, उनकी सफाई सुथराई, उनका टेम्परेचर, उनके ट्रैवलिंग, उनका टाइम, उनका शेड्यूल, उनकी प्राइसिंग हमारे PIE से 200 दर्जे बेहतर है। अच्छा सर, इसमें आपकी जो एक चीज़ मुझे समझ में आई है जो आप कहना चाह रहे हैं, ये आपने कही है कि अगर हमें इस डिफ़ॉल्ट से खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो चांसेस है कि हम निकल सकते हैं। निकलने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी होगी। अपनी जो इंटरनल हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे वतन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है आपका। अच्छा, फिर आपके जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं ना, वो दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। आप जब भी लोन लेते हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से, तो उसकी 50% जो आप लोन ले रहे हैं उसकी अकसात तो चली जाती हैं, जो आपने रिबेट जो पिछला आपने पेमेंट करनी है। दूसरा 25% के करीब जो है आप डिफेंस पे एक्सपेंस करते हैं कि बांग्लादेश ज़िंदा नहीं है, उनको डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी ज़िंदा है। और उनकी आप डॉलर की करेंसी देखें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उनकी इकॉनमी देखें, उनका GDP देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, हमसे 2000 दर्जे बेहतर है। सर वो एक एग्जांपल मुझे याद आई है कि वो बांग्लादेश में टका चलता है और मैंने कुछ दिन पहले ना अब हम 2% एक चीज़ के पढ़ी थी, हम बराबर 2% के बराबर भी नहीं रह गए, है ना। ऐसे ही है ना। तो अब देखें उन्होंने सबसे क्या किया है, उन्होंने अपना डिफेंस बजट जो है वो बड़ा कंट्रोल के अंदर रखा हुआ। अब आपका सबसे ज़्यादा ये चला जाता है। फिर तीसरा आपका एक्सपोर्ट के ऊपर आपका फॉरेन रिजर्व चला जाता है, उसमें आपका केमिकल है। अब केमिकल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक जो ऑयल से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपका फ्यूल है। दूसरा आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर केमिकल आता है, ये सारा साउथ अफ्रीका से आता है। फिर आपकी पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल यूज़ होता है, ये सारा बाहर से आता है। फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ये आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं कपड़ा बनाने वाली, इसके अंदर जो कलर यूज़ होता है, केमिकल यूज़ होता है, वो सारा बाहर से आता है। ठीक है, आपके लोकल कोई डिवीज़न नहीं है, केमिकल डिवीज़न नहीं है, कोई केमिकल मिनिस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है कि हम लोकली केमिकल प्रोड्यूस कर सकें। तो वो जो आपकी एक्सपोर्ट, हम जो अपना पैसा सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर भेज रहे हैं, उसको अगर हम कंट्रोल कर लें, लोकल चीज़ें अपनी प्रोड्यूस करें, तो हम बहुत जल्दी बहुत आगे निकल सकते हैं। नाजरीन, हमने आज के इस प्रोग्राम में मुकम्मल कोशिश की कि अपने जो नाजरीन हैं, जो अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक हक़ाइक़ रखें। और आपने ये बातें सुनी भी कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट कर भी जाता है, वैसे तो ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये इंतहाई बैड न्यूज़ है हमारे लिए। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कर भी जाता है, तो इस वतन को अल्लाह पाक ने एक ऐसी ज़मीन दे रखी है कि हम उसका इस्तेमाल करते हुए, जो सोना उगलती ज़मीन है उसका इस्तेमाल करते हुए, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो श्रीलंका की तरह हैं वो पैदा होने के चांसेस नहीं है। ऐसे क्राइसिस आने के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कामरान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।